आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम नज़र दुनिया पर। मिडिल ईस्ट में ईरान की बढ़ती हुई ताकत से इजराइल और अमेरिका में बेचैनी बढ़ रही है। इसके इशारे हाल ही में अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA के डायरेक्टर विलियम बर्न्स के इजराइल दौरे के मौके पर एक बार फिर मिले हैं। इजराइल अब तक कहता रहा है कि अमेरिका को ईरान न्यूक्लियर समझौते में वापस नहीं शामिल होना चाहिए, लेकिन अब उसका नज़रिया बदलता हुआ नज़र आ रहा है। साथ ही अमेरिका को ये भी समझ आने लगा है कि अब ईरान से जंग के बारे में सोचना ख़तरे से खाली नहीं है। इसी बीच लंदन में मौजूद सीनियर अरब जर्नलिस्ट अब्दुल बारी अतवान ने कहा है कि इजराइल की डिफेंस ताकत बहुत कमज़ोर हो चुकी है और वो अब अपनी हिफाजत भी नहीं कर सकता। एपिसोड काफ़ी अहम है, आखिर तक ज़रूर देखें। आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक मीडिया स्टार वर्ल्ड यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी दबाना ना भूलें। और अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें ताकि हमारी हर नई वीडियो की खबर आपको सही वक्त पर मिल सके। अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें ताकि मीडिया स्टार वर्ल्ड की खबरें दुनिया भर तक पहुंच सकें। आज की बड़ी खबर है कि इजराइल के फॉरेन मिनिस्टर याइर लैपिड ने कहा है कि वो ईरान के साथ हुए न्यूक्लियर समझौते को सपोर्ट तो करते हैं, लेकिन इस समझौते का कोई दूसरा विकल्प यानी ऑल्टरनेट भी नहीं है। दूसरी तरफ अमरीकी खुफिया एजेंसी CIA के हवाले से इजरायली मीडिया ने रिपोर्ट दी है कि इंटेलिजेंस एजेंसी के सरबराह विलियम बर्न्स ने इजरायली अफसरों से साफ कह दिया है कि ईरान से जंग की बात दिमाग से निकाल देना ही बेहतर है और दूसरी तरफ ईरान का न्यूक्लियर समझौते में लौटना भी अब बहुत मुश्किल हो गया है। इजरायली फॉरेन मिनिस्टर लेपिड ने बताया है कि अमरीकी और यूरोपीय जिम्मेदारों से उनकी खुफिया मुलाकातें हुई हैं जिनमें ईरान के साथ हुए न्यूक्लियर समझौते पर डिटेल से बात हुई है। लेपिड ने यह भी कहा है कि ईरान के नज़रियात से मुतासिर होकर इलाके में जो वायलेंस बढ़ रही है उससे इजराइल बहुत फिक्रमंद है। आपको मैं बता दूं कि ये इलाके में जो वायलेंस की बात वो कहते हैं वो इराक़ में हश्दुल शाबी जो अमरीकी फ़ौजियों की खुलकर मुखालफत कर रही है और यमन के हुती अंसारुल्लाह हैं जिनके बारे में वो इस तरह से कह रहे हैं और इजराइल के ख़िलाफ़ जंग लड़ने वाले हिज़्बुल्लाह और हमास और जिहाद इस्लामी भी, उनके बारे में भी यही कहा जाता है कि वो ईरान के प्रॉक्सी ग्रुप्स हैं। इजराइल और अमेरिका इसी तरह से कहते हैं। इजरायली मीडिया के मुताबिक CIA सरबराह विलियम बर्न्स ने कहा है कि अब ईरान का न्यूक्लियर समझौते में लौटना बहुत मुश्किल हो गया है। मैं आपको बता दूं कि लौटना इसलिए मुश्किल हो गया है कि ईरान पूरी तरह से ये बात कहता है कि अब बातचीत की ज़रूरत नहीं है, जो समझौता पहले था उसी समझौते में अमेरिका को वापस आना है। आपको ये भी बता दूं कि वियना में अमेरिका और ईरान के बीच इनडायरेक्ट बातचीत रुकी हुई है जिसमें कुछ यूरोपीय और दूसरे मुल्क भी शामिल थे जो बिचौलिए का काम कर रहे थे। दोनों की इनडायरेक्ट मुलाकात हुई है, अब तक डायरेक्ट अभी तक कोई मुलाकात नहीं हुई है और अब ईरान की नई हुकूमत को तय करना है कि अमेरिका को न्यूक्लियर समझौते में शामिल करने के लिए बातचीत आगे बढ़ानी है या नहीं। अब तक ईरान का कहना है कि अमेरिका ने समझौते से अलग होने का फैसला खुद किया था, इसलिए अब अमेरिका को सिर्फ उसमें शामिल होना है और ईरान से पाबंदियां हटानी हैं। ईरान, अमेरिका और इजराइल की मर्ज़ी के मुताबिक इस समझौते में बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम और इलाके में ईरान के बढ़ते हुए असर को रोकने वाले मामले शामिल कराने के लिए तैयार नहीं है। इजराइल की बेंजामिन नेतन्याहू सरकार अमेरिका के नए प्रेसिडेंट जो बाइडन के ईरान समझौते में वापस शामिल होने के नज़रिए के खिलाफ थी। उसका कहना था कि ईरान न्यूक्लियर प्रोग्राम में न सिर्फ अमन वाले काम करेगा बल्कि न्यूक्लियर हथियार भी बनाएगा। CIA के सरबराह विलियम बर्न्स ने इस दौरे में इजरायलियों को ये समझाने की कोशिश की है कि न्यूक्लियर समझौता बहुत ज़्यादा अहम है और ये भी तय है कि न्यूक्लियर प्रोग्राम की वजह से अमेरिका कभी भी ईरान से जंग के बारे में नहीं सोच सकता। बर्न्स ने ट्यूसडे को इजराइल का दौरा किया था। CIA डायरेक्टर का ओहदा संभालने के बाद बर्न्स का ये पहला इजराइल का दौरा था। विलियम बर्न्स ने इस दौरे में इजरायली प्राइम मिनिस्टर नफ्ताली बेनेट और मोसाद सरबराह
और दूसरे अफसरों से मुलाकातें की थीं। बर्न्स को ईरान के साथ होने वाले न्यूक्लियर समझौते का बड़ा सपोर्टर माना जाता है। उन्होंने ईरान के साथ होने वाली लंबी खुफिया बातचीत में अहम रोल अदा किया था। आपको बता दूं कि 2 दिन पहले टाइम्स ऑफ इजराइल ने रिपोर्ट दी थी कि प्राइम मिनिस्टर नफ्ताली बेनेट के ऑफिस से जारी एक बयान में कहा गया है कि प्राइम मिनिस्टर नफ्ताली बेनेट ने वेडनेसडे को CIA सरबराह विलियम बर्न्स के साथ मुलाकात की, जिसमें उन्होंने मिडिल ईस्ट और ख़ास तौर से ईरान के हालात पर बातचीत की। बयान में कहा गया है कि दोनों ने इलाके में इजराइल और अमेरिका के बीच कोऑपरेशन को बढ़ाने और गहरा करने के तरीक़ों पर चर्चा की। इस बैठक में मोसाद जासूसी एजेंसी के सरबराह डेविड बर्निया, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के आने वाले सरबराह इयाल हुल्वा, प्राइम मिनिस्टर के फौजी मामलों के सेक्रेटरी मेजर जनरल AV गिल और प्राइम मिनिस्टर के सियासी सलाहकार शिमरत मीर शामिल थे। इजराइल के चैनल 12 न्यूज़ ने ट्यूसडे को बताया था कि मोसाद के सरबराह डेविड बर्निया के साथ पहले हुई बैठक के दौरान विलियम बर्न्स को ईरान के प्रेसिडेंट इब्राहिम रईसी को दिमागी तौर पर बीमार, भरोसा न करने काबिल और नए न्यूक्लियर समझौते पर बातचीत करने या अपने वादों पर कायम रहने की सलाहियत न रखने वाले प्रेसिडेंट के तौर पर पेश किया था। मैं आपको पहले बता चुका हूं कि ईरान के नए प्रेसिडेंट इब्राहिम रईसी के इलेक्शन जीतने के बाद से ही इजराइल और अमेरिका में बेचैनी बढ़ी हुई है। अब इजराइल उन्हें अमेरिका के सामने इस तरह से पेश कर रहा है। इसी बीच इजराइल की डिफेंस यानी फौजी ताकत के लगातार कमज़ोर होने के बारे में लंदन में रहने वाले सीनियर अरब जर्नलिस्ट अब्दुल बारी अतवान ने बताया है कि इजरायली प्राइम मिनिस्टर नफ्ताली बेनेट ने हाल ही में खुलासा किया है कि इजराइल की डिफेंस स्ट्रेटजी में बहुत बड़ी खामियां हैं, जिससे ये पता चलता है कि इजराइल कितने बड़े फौजी क्राइसिस और पस्त हौसले के दौर से गुजर रहा है। बेनेट ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि इजराइल के पास आयरन डोम के लिए मिसाइल खरीदने की सलाहियत बाकी नहीं रह गई है। अतवान का कहना है कि यह खुलासा हालिया 11 दिन की गाजा जंग के बाद किया गया है, जबकि दूसरा वाकया यह हुआ है कि हाल ही में लेबनान के हिजबुल्लाह ने इजराइल के कंट्रोल वाले इलाके शाबा पर 19 मिसाइल फायर किए हैं। दोनों ही मरहलों में इजरायली आयरन डोम पूरी तरह नाकारा साबित हुआ है। इसकी एक वजह यह थी कि हमले के लिए बहुत बड़ी तादाद में मिसाइल इस्तेमाल किए गए थे। फिलिस्तीनियों ने गाजा जंग के दौरान इजराइल के खिलाफ 4340 मिसाइल फायर कर डाले। दूसरी वजह यह है कि इजराइल पर जो मिसाइल फायर किए जाते हैं वो इस तरह के हैं जो बहुत नीची उड़ान भरते हुए अपने निशाने तक पहुंचते हैं। यही काम यमन के हूती अंसारुल्लाह की तरफ से सऊदी अरब पर जवाबी हमलों में भी किया जा रहा है। इसका नतीजा ये होता है कि मिसाइल ढाल सिस्टम में लगे रडार हमलावर मिसाइलों का पता नहीं लगा पाते। इसी वजह से इजराइल का आयरन डोम मिसाइल डिफेंस सिस्टम भी नाकाम साबित होता है और सऊदी अरब में अमेरिका का पैट्रियट डिफेंस सिस्टम भी नाकाम रहा है। अब्दुल बारी अतवान ने आगे लिखा है कि इजरायली फ़ौजी डिपार्टमेंट से लीक होने वाली खबरों से पता चलता है कि मिसाइल हमलों के सामने आयरन डोम अपनी सलाहियत गंवा चुका है, जिसके बारे में दावा था कि वो 90% तक कामयाब है। ड्रोन्स वार किताब के राइटर डॉक्टर सेथ फ्रेंड्समैन ने लिखा है कि इजराइल के आयरन डोम समेत कोई भी मिसाइल ढाल सिस्टम ऐसा नहीं है जो भारी तादाद में हमले के लिए झपट पड़ने वाले मिसाइलों को हवा में एक साथ तबाह कर दे। यही वजह है कि गजा जंग में इजराइल ने फ़ौरन मिस्र की मदद से जंगबंदी करा ली थी। इस इजरायली राइटर सेथ फ्रेंड्समैन ने कहा है कि हालिया गाजा जंग पिछली सारी जंगों से बिल्कुल अलग थी, क्योंकि इस जंग में बहुत बड़ी तादाद में मिसाइल इस्तेमाल किए गए। आपको याद दिला दूं कि मई जंग के दौरान इजराइल ने कोशिश करके मिस्र, कतर और जॉर्डन को बीच में डालकर गाजा के हमास और जिहाद इस्लामी के साथ जंग बंदी कराई थी। अब्दुल बारी अतवान कहते हैं कि इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर बेनी गैंट्स जैसे ही गाजा जंग खत्म हुई फ़ौरन वाशिंगटन भागे थे ताकि आयरन डोम की मरम्मत के लिए $1 अरब की रकम हासिल कर सकें। उन्होंने वाशिंगटन से गुजारिश की थी कि वो फ़ौरन उतनी तादाद में मिसाइल सप्लाई कर दे जो इस जंग में इस्तेमाल हो गए हैं। अब्दुल बारी अतवान ने कहा है कि
हम यहाँ इन हकीकतों की बुनियाद पर यह नतीजा निकाल सकते हैं कि इजराइल अब अपनी हिफाजत करने के काबिल नहीं रह गया है। ताकत का समीकरण यानी डायनामिक्स ऑफ पावर बदल चुका है और शायद इजराइल का मुस्तकबिल भी बदल जाएगा, यानी वो नहीं होगा जिसका सपना इजराइल के बनाने वाले और सपोर्टर देखते हैं। आपने देखा कि इजराइल की कमज़ोरी किस हद तक सामने आ रही है, जबकि उसने अपने हथियारों की मार्केटिंग इस तरह से की हुई है कि भारत समेत बहुत से मुल्क इजराइल के हथियारों पर भरोसा करते हैं। ये सब ऐसे में है कि वो अपनी जान बचाने के काबिल भी नहीं रह गया है। यही वजह है कि इजराइल ने हिजबुल्लाह के हालिया जवाबी हमले के बाद कोई फौजी कार्रवाई नहीं की है और सब तरफ खामोशी है। अब फ़िलिस्तीन रेजिस्टेंस के साथ न सिर्फ लेबनान का हिजबुल्लाह बल्कि ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड, इराक़ के हजदल शाबी और यमन के हूती अंसारुल्लाह भी खड़े हुए हैं। अगर जल्द कोई जंग इजराइल फ़िलिस्तीन के बीच होती है तो उसका नतीजा कुछ और ही होने की उम्मीद है। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। आज का एपिसोड कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर लिखें। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें।